नमस्कार बच्चों, आज आपकी कक्षा में एक बार फिर आपके साथ पढ़ेंगे पाठ ऊतक। पिछला पाठ मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था और उम्मीद करता हूँ कि वह आपको समझ में आया होगा। उसके ऊपर आंकिक प्रश्न करिए घर पर, अगर आपके पास किताब है। नहीं है तो मैं आंकिक प्रश्न या अन्य प्रश्नों की फ़ोटो आपको भेज दूँगा, उसमें से आप हल करिए और जो भी समस्या आती है मुझे बताइए। आंकिक प्रश्नों की भी एक वीडियो आपको बनाकर भेज देंगे किस प्रकार वो हल करते हैं। भौतिक विज्ञान में दो पाठ मैंने पढ़ाए आपको, गति और गुरुत्वाकर्षण। रसायन विज्ञान में भी दो पाठ पढ़ाए। जीव विज्ञान में केवल एक पाठ पढ़ाया, कोशिका। अब आपको जीव विज्ञान का ही एक और पाठ पढ़ाते हैं जिसका नाम है ऊतक। इससे पहले आपने पढ़ा था कोशिकाएं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोशिका जंतुओं की मौलिक इकाई है। जंतुओं या जीव बोलना चाहिए क्योंकि पौधे भी इसमें आते हैं। तो जीवों का जो शरीर है उसकी मौलिक इकाई कोशिका है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। अब बच्चों, जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव है, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें स्रव विभाजन होता है। एक अलग अलग अंग एक अलग अलग कार्य करता है। इसी प्रकार जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी संरचना बहुत जटिल है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हम लोग अपना घर बनाते हैं तो उसकी इकाई ईंट है। ईंटों के मिलने से पहले दीवार बनती है, फिर दीवारों के मिलने से कमरे बनते हैं, फिर कमरों के मिलने से घर बनता है। उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। ऊतक क्या होता है बच्चों? ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो किसी विशेष कार्य को करती हैं। दोबारा सुन लीजिए, उन कोशिकाओं का समूह जो आकृति में समान है और किसी विशेष कार्य को करती हैं, ऊतक कहलाता है। परिभाषा अच्छे से कॉपी में लिखकर भी देखें और फिर याद कर लें या बार बार वीडियो में मुझसे सुने। अब बात आती है कि जो ऊतक होते हैं वो क्या पौधों में और जंतुओं में समान प्रकार के होते हैं? हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार का जीव विभाजन होता है, जंतु और पादप। ऊतक जंतुओं में भी होते हैं और पादपों में भी होते हैं। तो क्या जंतु और पादप के ऊतक एक जैसे होते हैं? नहीं बच्चों। जब दोनों के जीवन बिल्कुल अलग अलग तरीके से होते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से होते हैं? जैसे पौधे हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, वो गति नहीं करते, तो इसलिए उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता है, उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनके जो ऊतक हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन जो जंतु है वो अपना घर बनाने के लिए अपने साथी के साथ रहता है और भोजन के लिए इधर उधर गति करता है। इससे उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जंतुओं और पौधों के जो ऊतक हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जंतुओं में और पौधों में और भी अंतर है। जैसे आप जानते हैं कि जो जंतु है वो एक निश्चित समय तक ही वृद्धि करता है। जैसे हम हैं, 20-25 साल तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हाथ पैरों का आकार बढ़ता है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधे आप जानते हैं कि जीवन भर उनमें वृद्धि होती है। तो वहाँ पर जो कोशिका विभाजन है वो जीवन भर चलता है। लेकिन मनुष्य में जो कोशिका विभाजन है वो एक निश्चित समय तक ही चलता है। इसलिए जंतु और मनुष्य दोनों के ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं की जो संरचना है बहुत जटिल है। इसमें सारे कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा होते हैं, जबकि पौधों का जो शरीर है वो उतना जटिल नहीं है। अब जंतु में आप देख लीजिए, जैसे अगर आपको शरीर में
एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन लेके जाना है तो ये कार्य करता है आपका रुधिर। अगर कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो ये काम करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। अगर आपको अपने अंगों को हिलाना है, आगे पीछे करना है तो ये काम करती हैं पेशियां। हार्ट को यानी हृदय ब्लड खून को पंप करता है, इधर उधर भेजता है। जबकि पौधों में इतना जटिल कार्य नहीं है। जड़ों से भोजन या पानी पूरे पौधे में फैलता है और पत्तियों से जो भोजन बनता है वो पूरे पेड़ में फैलता है। मुख्यतः ये दो कार्य पौधों में होते हैं। तो पौधे इतने जटिल नहीं हैं, इसलिए उनके ऊतक भी इतने जटिल नहीं होते और इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं होते। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पादप ऊतक। तो बच्चों, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक या वृद्धि ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। ये जो विभज्योतक है या इसे प्रविभाजी ऊतक भी कहते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रविभाजी ऊतक। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल या फिर अंडाकार होती हैं, ठीक है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये टूट टूट कर नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं और ये पौधे के उस भाग में पाई जाती हैं या ये ऊतक उस भाग में पाया जाता है जो निरंतर वृद्धि करता रहता है। कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि ये ऊतक जब बढ़ते रहते हैं, ये परिपक्व हो जाते हैं तो फिर इनका जो विकास है वो रुक जाता है, इनका जो विभाजन है वो रुक जाता है और ये दूसरे ऊतकों के घटक बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो विभोज्य ऊतक है या प्रविभाज्य ऊतक है, इसका कार्य है सिर्फ पौधे की वृद्धि में भाग लेना। इस ऊतक की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कोशिकाएं छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं, कोशिका द्रव्य उनमें बहुत गाढ़ा होता है और धानियाँ कम होती हैं, छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिकाओं के बीच अंतराकोशीय स्थान नहीं होते। ये सदैव विभाजन करके नए स्थायी ऊतक बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार आपने इस ऊतक की विशेषताओं को जाना। एक बार फिर सुन लीजिए। इसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं और पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिका द्रव्य काफ़ी गाढ़ा होता है। धानियाँ या तो कम होती हैं या छोटी होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इन कोशिकाओं के बीच में, इन ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं होता। ये सदैव विभाजन करके स्थायी ऊतक बनाते हैं और पौधे की वृद्धि में भाग लेते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विभज्योतक के प्रकार। विभज्योतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। शीर्षस्थ ऊतक मिलेगा आपको जड़ तथा तने के शीर्ष पर, या तो ऊपर मिलेगा तने के या फिर जड़ में नीचे मिलेगा। इसको आप एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक प्याज डाल दीजिए। दूसरी प्याज लीजिए, उसे दूसरे गिलास में डाल दीजिए। आप जानते हैं इससे जड़ होती है नीचे की तरफ प्याज में। एक पौधे की प्याज की जड़ों के ऊपरी सिरे को काट दीजिए, जिस सिरे पर शीर्षस्थ ऊतक होता है। 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे कि जिसके ऊपर के शीर्ष आपने काट दिए थे उसकी जड़ की लंबाई नहीं बढ़ी और जिसके शीर्ष नहीं काटे थे उसकी जड़ की लंबाई बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार शीर्ष, पौधे के तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष
पर जो ऊतक पाया जाता है उसे हम शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है तो ये जड़ की लंबाई और तने की ऊंचाई को बढ़ाते हैं। पार्श्व ऊतक ये तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि करते हैं, तो पार्श्व में ही मिलेंगे, धीरे धीरे तने को मोटा करते रहते हैं, ये जड़ को मोटा करते रहते हैं। अंतर्विष्ट ऊतक ये ऊतक पत्तियों के आधार टहनी के पर्व के दोनों ओर, टहनी का पर्व है यहाँ पर, इधर भी टहनी के पर्व के दोनों ओर और पत्तियों के आधार पर ये ऊतक हमें मिलता है। तो इस प्रकार ये हमारा रिब्ज ऊतक है जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद दूसरा लेते हैं स्थायी ऊतक। तो बच्चों अब देखते हैं स्थायी ऊतक। अभी मैंने आपको प्रयोज्य ऊतक पढ़ाया था, अब पढ़ते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल। जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो निम्न 3 प्रकार का होता है। पहला है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक कोमल अंगों में पाया जाता है। कोशिकाएं सजीव और समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार हो सकती हैं। अंतराकोशिकीय स्थान यानी कोशिका भित्ति के बीच में, दो कोशिकाओं कोशिका भित्ति के बीच में स्थान होता है। जल व खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं ये ऊतक। इनमें हरित लवण पाया जाता है, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इन्हें हरित ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल का मतलब मजबूत, मोटा, मजबूत, तगड़ा। तो मृदु ऊतक का परिवर्तित रूप है इसी का। कोशिकाओं के कोणों पर सेल्यूलोज व पैक्टिन अधिक जमा हो जाता है, जिससे कोने की जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है, और जब ये मोटी हो जाती है तो मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, पौधे को खड़े रहने की क्षमता ये देते हैं। टहनियाँ मजबूत होती है। शाकीय पौधे जो सब्जी वगैरह होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, शाकीय पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे तथा पत्तियों के पर्णवृंत, जहाँ पत्तियाँ टहनी से जुड़ी होती हैं उसे पर्णवृंत कहते हैं, वहाँ पर ये स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। इसके बाद आता है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक कोशिका भित्ति जिस कोशिकाओं से बने होते हैं उनकी कोशिका भित्ति लिग्निन जमा हो जाने के कारण मोटी हो जाती है, तो ये भी मजबूत ऊतक होते हैं और ये भी यांत्रिक शक्ति पौधों को प्रदान करते हैं। इसके बाद दृढ़ोतक जो होता है उसका भी विभाजन होता है, पर आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसे देखकर उसे कॉपी में नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करें, वीडियो बार बार देखें। ये इस पाठ का पहला वीडियो है, और जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसके साथ आप पहले पाठ का वीडियो भी जरूर देखें बच्चों, क्योंकि जब हम एक ही पाठ के किसी विशेष वीडियो को देखते हैं तो वो पाठ हमें उतनी आसानी समझ नहीं आता। जब हम सभी भागों को एक साथ देखते हैं तो वो हमें समझ में आते हैं। इसलिए जब भी कोई वीडियो आपको भेजा जाए और उस पाठ का कोई पहला वीडियो हो तो वो भी आपको देखना है। तो इस वीडियो को आपको संभाल के रखना है, देखना है, और जब मैं दूसरा भाग आपको भेजूँगा तो आपको इसके साथ ही रखना है। अभी इस पाठ के बहुत सारे वीडियो मैं आपको भेजूँगा, कई भागों में भेजूँगा। इस प्रकार बच्चों ये जो मैं पढ़ाता हूँ इनकी नोट मेकिंग भी करनी चाहिए, ताकि कॉपी पर एक साथ ये सारा आ जाए। और फिर तो चाहे आप वीडियो को बार बार ना भी देखो या एक लिंक से दूसरी वीडियो को ना मिलाओ, कॉपी में एक बार रिवाइज कर लो, आपको आता रहेगा। तो वीडियोस बार बार देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, समय का सदुपयोग करते रहिए, और ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़े। इसलिए इसकी आदत डालिए। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे स्किप हो जाते हैं, कई बार वो क्लास नहीं लेते। ये उनके लिए बहुत ही हानि पहुँचाएगा,
और जो बच्चे लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी क्लास ले रहे हैं, वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और जब स्कूल खुलेगा इस बात का तो पता तभी चलेगा, और वो बच्चे कक्षा में आगे ही आगे बोलेंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और याद करते चल रहे हैं। जीव विज्ञान को याद करना साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में याद नहीं ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन जीव विज्ञान में समझने के बाद याद करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बच्चों, आज के पाठ में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी का अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।